हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। हम आपके साथ आईपीसी की सीरीज़ शेयर करने जा रहे हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस टाइम पे मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अलग से भी हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे वैसे तो, और आईपीसी की जितने भी सेक्शंस हैं 511 सेक्शंस हैं सभी के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 से। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, हम तब की बात कर रहे हैं जब इंडियन पेनल कोड जो है वो नहीं आया था सोसाइटी के अंदर, और कोई इसके अलावा कोई और क्रिमिनल जो लॉ है वो भी नहीं था। अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता था, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता था, ठीक है, मार देता था किसी को, तो उसकी सज़ा में उसे व्यक्ति को भी वैसी चोट मार दी जाती थी जैसी वो चोट उस व्यक्ति को पहुंचाता था। अगर वो किसी को जान से मार देता था तो उसको भी जान से मार देते थे। अगर वो किसी की नाक काट देता था तो उसकी भी नाक काट देते थे। अगर किसी की आँख फोड़ देता था तो उसकी भी आँख फोड़ देते थे। अगर किसी का दांत टूट जाता था तो उसके साथ भी ऐसा ही कर दिया जाता था फॉर जस्टिस के लिए। जैसे जैसे टाइम जो है एडवांस होता रहा, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कोई किसी को चोट पहुंचाता था तो उसे कंपनसेशन देना स्टार्ट कर दिया। जो विक्टिम होता था, जिसको चोट लगती थी, सज़ा की जगह उसको मतलब कंपनसेशन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कंसेंट उसकी होती थी कि भी हाँ, कि अगर वो राजी होता था, वो सेटिस्फाई हो जाता था, तो उसे जस्टिस मान लिया जाता था। लेकिन फिर बात क्या हुई, जैसे हिंदू और मुस्लिम के लिए लॉ अलग अलग होते थे, ठीक है, उस टाइम। लेकिन अगर हिंदू या मुस्लिम में से एक दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा देता था, कोई ऑफेंस कर देता था एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था अलग से। मतलब ये तो था कि हिंदू हिंदू को कुछ करता है तो उसके लिए ये मतलब सजा है, उसके लिए था। क्योंकि मुस्लिम जो लॉ था वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था और जो हिंदू लॉ था वो हिंदुओं के लिए था उस टाइम में, मतलब जो खुद बनाए हुए थे। तो उस टाइम की सोसाइटी को भी ऐसी मतलब नीड थी एक कि भी ऐसी कोई चीज़ हो जो सबके लिए ही हो, सबके लिए सेम हो, मतलब जिसमें सभी को पनिशमेंट दी जा सके। वो चीज़ क्या है, वो है आईपीसी। इसे लाने का पर्पस जो था ये यही था कि कॉमन ऐसी चीज़ आए जो सभी के लिए हो। पुराने टाइम की बात ही कर रहे हैं, उस टाइम क्या था, ब्रिटिश इंडिया थी, मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो लॉ कमीशन थी वो ब्रिटिश इंडिया की पहली लॉ कमीशन थी। और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे उसके, मतलब जो, और इसके अलावा और मेंबर्स भी थे। जो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे, इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है, मतलब बहुत मेन रोल इनका रहा है इंडियन पेनल कोड को मतलब बनाने में, ड्राफ्ट करने में। 1834 के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था, मतलब बताया गया था कि आप जो है ड्राफ्ट तैयार करिए, जो ये नया कानून लेके आना था मतलब देश के अंदर। उसके बाद जो ड्राफ्ट्स वगैरह जो तैयार किए थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, वो कहाँ से किए थे, वो नेपोलिक कोड और एडवर्ड लिविंगस्टन जो था वहाँ से इन्होंने जो है कलेक्ट किया था डाटा, और उसी से जो है ड्राफ्ट तैयार किया था। मतलब जो वहाँ के लॉ थे उन्हीं को देखते हुए इसको तैयार किया गया था, जो चेयरमैन थे ये इनके द्वारा। तो नेपाली कोड और एडवर्ड लिविंगस्टन लुइसियाना, इन दोनों से जो है ये डाटा कलेक्ट किया गया था इंडियन पेनल कोड के लिए। मतलब एलिमेंट जो हैं यहाँ से लिए गए थे। जब इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई और उससे फर्दर मतलब सबमिट कर दिया, रिवाइज किया गया उसको। जो फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट जो सबमिट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, वो 1837 के अंदर किया गया था, और उसका काम सौंपा गया था वो 1834 में सौंपा गया था लॉ कमिश्नर द्वारा कि आप जो है प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार कीजिए पेनल कोड के लिए रिगार्डिंग। इसीलिए कहा जाता है कि इनका मतलब काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है आईपीसी को बनाने के लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ आईपीसी भी बोला जाता है। अब कोई चीज़ ड्राफ्ट की जाती है, हो सकता है उस टाइम उसमें कमियां हो, इसलिए उसे रिवाइज किया गया था। और उसके बाद 1845 में एक दूसरी कमीशन बनाई गई थी कि जो ड्राफ्ट है उसको अलग से रिव्यू किया जा सके, अलग से बनाया गया था, मतलब जो कमीशन था। अब ये जो कमीशन बनी थी इसने 2 रिपोर्ट तैयार की, एक को 1846 में, वो दूसरी को 1847 में प्रेजेंट की गई थी आगे। 1850 के अंदर जो ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी पूरी तरह से। 1856 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे पेश किया गया था
लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो पाया था। उसके बाद नेक्स्ट थियरी जब 1857 में रिवोल्ट हुई, ठीक है, जो मेरठ वाला जो आपको पता है रिवोल्ट हुई थी, उस टाइम क्रांति हुई थी 1857 की। वहाँ क्या होता था, जो कारतूस होती थी, जो गन वगैरह यूज़ करते थे, उसके अंदर जो मतलब यूज़ करते थे, वो गोली यूज़ करते थे, उसके ऊपर जो है चर्बी होती थी पशुओं की, जैसे गाय की और मतलब जो पिग वगैरह होते हैं सूअर की होती थी। तो अब हमारे इंडिया के अंदर ये अशुभ माना जाता है, मतलब गाय वगैरह को और सूअर को, क्योंकि जो यहाँ के रिलीजन है जैसे हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, तो उसे मुंह से खींचना पड़ता था। इसलिए मुस्लिम समाज ने और जो हिंदू समाज है उन्होंने मिल के मतलब दोनों ने खिलाफ क्रांति कर दी थी 1857 के अंदर। और इसी वजह से जो है क्या हुआ था फिर, जो ये आईपीसी है इसने मतलब तेज़ी पकड़ ली थी एकदम से कि इसको मतलब फटाफट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई क्राइम भी हो सकता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ड्राफ्ट था वो उसके बाद किसके पास चला गया था, वो चला गया था बार्नस पीकॉक के हाथों में चला गया था। उसके बाद जो बार्नस पीकॉक थे उनके द्वारा जो है बड़ी केयरफुली तरीके से जो ड्राफ्ट्स थे वो उनको रिवाइज किया गया था। जो बाद में जो है ये बार्नस जो पीकॉक थे वो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता भी बने थे हाई कोर्ट के। और जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के, इनके द्वारा जो है ड्राफ्ट जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने के बाद, ठीक है, उसको फाइनल कर दिया। उसके बाद लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसने भी इसे जो है पास कर दिया। आईपीसी जो है इसकी एनेक्टमेंट जो है वो 6 अक्टूबर 1860 को हुई। उसके बाद फोर्स में जो है ये 1 जनवरी 1862 में आया था। अब भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर राजाओं का राज होता था उस टाइम में, ठीक है, 1940 तक जहाँ जहाँ पर राजाओं का राज था वहाँ पे आईपीसी जो है वहाँ पे नहीं लागू हुआ था, बाकी जगह लागू हो गया था। और 1940 के बाद सारी जगह ये अप्लाई हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई नहीं हुआ था उस टाइम 1940 के बाद भी। पहले भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एरिया पड़ते हैं हमारी स्टेट्स हैं ये, यहाँ पे जो है आईपीसी लागू नहीं होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब ये 370 धारा हटी है, ये आर्टिकल है सेक्शन नहीं है, आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, जब ये लागू हुआ उसके बाद जो है आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लग गया। मतलब उसके बाद पहले जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पैनल कोड था, लेकिन अब वो रिप्लेस हो गया है, आईपीसी ने उसको रिप्लेस कर दिया, अब आईपीसी ही वहाँ पर है। और जिनका आईपीसी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे, जो 1860 से पहले उनकी डेथ हो गई थी जब लॉ एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले बहुत सैड न्यूज़ थी, क्योंकि उनका काफ़ी योगदान रहा है इसको लेके, उनकी डेथ को लेके काफ़ी सैड न्यूज़ थी। मतलब ये इस एक्ट को बनाने में तब से लेके आज तक आईपीसी वैसे ही रहा है, बस कुछ अमेंडमेंट हुई हैं इसके अंदर समय के साथ नीड्स के अकॉर्डिंग, और आगे भी हो सकती हैं। पाकिस्तान में भी सेम लॉ है, बस नाम चेंज है उसका वहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंडियन पैनल कोड है वहाँ पे नाम चेंज है। उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद बांग्लादेश में भी सेम ही मतलब लॉ है यही आईपीसी, बस नाम अलग है, वहाँ पे भी नाम चेंज है, दोनों जगह बिल्कुल डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। इसके अलावा जो सिंगापुर है वहाँ पे भी सेम इस तरह का ही लॉ है, कुछ अमेंडमेंट ज़रूर हुई हैं स्टेट्स में, लेकिन बेस्ट पैनल जो है वो यही इसी को लिया गया क्योंकि बेस्ट था ये। जब इसको ड्राफ्ट किया गया था ना, जब इनको ड्राफ्ट किया गया था तो उस टाइम भी जो है इसके अंदर 511 सेक्शन ही इंसर्ट किए गए थे, जो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के द्वारा। और जो इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, जो आईपीसी के अंदर लास्ट जो अमेंडमेंट हुई थी अभी, वो 2018 में हुई थी आईपीसी के अंदर। अब आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, ठीक है, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल जो है वो सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होता है, वो तो पता ही है आपको। और आईपीसी के मतलब कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रावेंशन भी मतलब काफ़ी है, जैसे सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, उसको भी इक्विटी में रखा है, उनके भी फंडामेंटल राइट हैं। अगर थर्ड जेंडर रिलेशन बनाते हैं तो वो सेक्शन 377 में फॉल नहीं करेगा। इसमें केस भी है, नवतेज सिंह जौहर के नाम से केस है। इस केस में जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म कर दी गई थी
इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 14 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 21 है वो थर्ड जेंडर के लिए भी है। जो राइट थर्ड जेंडर को दिए गए हैं आर्टिकल 21 और 14 में, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्विटी, वो आप ब्रीच नहीं कर सकते। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 377, जो सेक्शन 377 के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं आईपीसी के। इसमें साफ कहा गया है जहाँ पर कंसेंट है दोनों अडल्ट की, चाहे वो मेल हैं या फीमेल है या थर्ड जेंडर हैं, वो ना मेल हैं, ठीक है, जो थर्ड जेंडर हैं, ना वो फीमेल हैं। अगर कंसेंट है, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट हैं और मेजर हैं, ठीक है, वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो क्या है, दैट इज़ नॉट ए ऑफेंस इन अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। उनके फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। इसीलिए जो है कंट्रोवर्सी जो है ख़त्म कर दी गई थी उस केस के अंदर। अब सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं। एक केस में जजमेंट आई थी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अडल्ट्री जो थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था इसके अंदर कि जो वाइफ है वो कोई वस्तु नहीं है, जैसे वो चाहे जो उसका हस्बैंड है वो उसे इस्तेमाल करे। जो अडल्ट्री है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि पहले ऑफेंस होता था 497 आईपीसी के अंदर। जब कोई भी अडल्ट्री में एफआईआर लॉज, मतलब अब जो है अडल्ट्री के अंदर कोई भी एफआईआर लॉज नहीं हो सकती। हाँ, आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न दिया गया है, अगर वो कोई क्रूरल्टी करता है उसका अलग से है। अगर कोई अडल्ट्री करता है, कोई रिलेशन बनाता है, कोई कपल जो है उसमें से कोई एक पर्सन किसी के साथ, तो वो अडल्ट्री है, तो उस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी जा सकती है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन जो 497 आईपीसी का सेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया गया था। अगर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी की बात करी जाए तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर आया सेक्शन। अगर कोई सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है, और वो बच जाता है, अटैम्प्ट करता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में। इसमें 1 ईयर की पनिशमेंट होती है। इसीलिए जो सेक्शन 309 है काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। लोग क्या कहता है 309 है आईपीसी का सेक्शन, वो जो है उसका जो पर्पस है वो क्या है, अगर कोई सुसाइड कमिट कर रहा है तो वह किस हालत में कर रहा है। अगर कोई स्ट्रेसफुली, ठीक है, सुसाइड करने की कोशिश की किसी ने, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करोगे या नहीं करोगे? क्या उसको 1 साल की पनिशमेंट होगी, देंगे उसको? इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि जो बंदा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, अपनी स्ट्रेस के अंदर वो सुसाइड कर रहा है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं करो लेकिन स्ट्रेस के अंदर है, तो उसे सज़ा होगी, ठीक है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, इसलिए कंट्रोवर्सी में रहा है। सेक्शन 309 है आईपीसी का, इसके रिगार्डिंग जो है अभी क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा लॉ कमीशन है, ठीक है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इसको रिपील कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब एक एक्ट आया था, मेंटल एक्ट 2017 में आया था। इसमें लिखा था एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट टू सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव severe stress and shall not be tried and punished under the court। आप उसको पनिश नहीं कर सकते अगर जो पर्सन ने सुसाइड कमिट किया है वो स्ट्रेस में सुसाइड कमिट करता है। अब जो डेथ पेनल्टी है, ठीक है, काफ़ी सेक्शंस के अंदर है आईपीसी में ही, तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शन में रही है शुरू से लेकर, क्योंकि प्रिजम्पशन है डेथ पेनल्टी दो, अगर नहीं दी तो रीज़न रिकॉर्ड करो। अब प्रिजम्पशन है जो चेंज होगी, ठीक है, डेथ पेनल्टी अगर दे रहे हो तो आप रीज़न रिकॉर्ड करो क्यों दे रहे हो, अदरवाइज जो है डेथ पेनल्टी नहीं देनी। बच्चन सिंह का जो केस है, इसमें कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया रेयर ऑफ द रेयर केस क्या है, इसको पनिशमेंट में मतलब करेंगे। लॉ क्या कहता है कि डेथ पेनल्टी जो है नंबर ऑफ केस सेक्शंस में प्रोवाइड है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है। एंड डेथ पेनल्टी जो है अभी भी कंट्रोवर्सी में है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ है जो ये कंट्रोवर्सी है, जो इसमें क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, ठीक है, अगर ये ख़त्म कर दी जाती है डेथ पेनल्टी, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा। डेथ पेनल्टी का डर होता है कि डर कि हाँ भी डेथ पेनल्टी हो जाएगी, कोई बड़ा ऑफेंस करेंगे, इसलिए जो है इसे क्राइम रेट ना बढ़े, इसलिए इसे ख़त्म होने के चांस भी कम है।
आईपीसी के ऊपर हम एक वीडियो और शेयर करेंगे इसके बाद, जिसके अंदर हम आपके साथ जो आईपीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, साइलेंट फ्यूचर्स क्या हैं आईपीसी के, ये सब कुछ शेयर करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पैनल रिपोर्ट क्या है, और सभी चैप्टर्स को आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे, सभी चैप्टर्स की अलग अलग जो उसके अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है। उससे आपकी जो है नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और आपको जो सारे चैप्टर्स जो हैं सारे याद हो जाएंगे इकट्ठे। आईपीसी के अंदर टोटल जो है 511 सेक्शंस हैं और जो 23 चैप्टर्स हैं, इन सभी के ऊपर वीडियो आने वाली है। 511 सेक्शन जो है सभी को हम कवर करने वाले हैं बड़े अच्छे से। और अगर कोई वीडियो आपको नहीं भी समझ आती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको रिप्लाई कर सकें उसके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ही काफ़ी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि वो एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और समझ सकें कि जो कंसेप्ट्स हैं लॉ के क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।